वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल। यहाँ पर आपको साइंस का क्लासेस 6 to 10 तक का सारा वीडियोज मिल सकता है एज पर सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। फिलहाल हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं चौथा मॉड्यूल लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस आज मैं कंप्लीट करूंगा। थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि इसमें क्या होता है, एक जो आपका रिएक्टेंट है उसका डीकम्पोजिशन यानी कि वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है दो या उससे अधिक प्रोडक्ट में ड्यू टू हीट। मतलब किसी एक सब्सटेंस को हम अगर हीट कर दें, हीटिंग की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अब लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और थर्मो मतलब होता है हीट। ठीक है, तो हीटिंग की वजह से जो ब्रेक डाउन हो जाए उसको हम थर्मोलाइसिस भी कहेंगे। ठीक है, तो या तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहें या फिर थर्मोलाइसिस कहें। राइट, इसका एग्जांपल लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन विट्रॉल। आप लोग ग्रीन विट्रॉल के बारे में जानते हैं, कभी सुना है? ग्रीन विट्रॉल जो होता है एकदम ग्रीन कलर का हमको क्रिस्टल मिलता है, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। यानी कि जब फेरस सल्फेट को का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्रिस्टल में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो फेरस सल्फेट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो गए, इस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कभी भी किसी सॉल्ट सोल्यूशन से हम लोग अगर सॉल्ट का क्रिस्टल बनाते हैं तो उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एसोसिएशन है ये एक फिजिकल एसोसिएशन है। ये हम कैसे जान पाएंगे कि ये एक फिजिकल एसोसिएशन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉट का यूज किया गया है। राइट, ये जो है डॉट का यूज किया है, इससे ये पता चलता है फेरस सल्फेट के साथ अटैच्ड है 7H2O, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ये फिजिकल एसोसिएशन है। राइट, तो ऐसा फिजिकल एसोसिएशन अगर क्रिस्टल में हो, एक सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा हो और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी ट्रैप हो गया, जो एक फिजिकल एसोसिएशन है, तो ऐसे वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से ये जो हमारा क्रिस्टल है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। तो इसका कलर क्या है? ग्रीन। क्योंकि ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से ग्रीन दिखाई दे रहा है? ये ग्रीन कलर जो है आपका वो है इस वाटर मॉलिक्यूल के वजह से। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, अब जब इसको हम हीट, जैसे हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम हीट करेंगे। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है ये इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब इवेपोरेट हो जाता है तो बच क्या जाता है, वाटर इवेपोरेट हो गया तो क्या बचेगा? FeSO4, यानी कि सिर्फ आयरन का सल्फेट बचेगा, फेरस सल्फेट बचेगा। ठीक, तब क्योंकि केवल फेरस सल्फेट बचा तो ये वाटर उड़ गया। ये ग्रीन कलर किसके वजह से था? ग्रीन कलर था आपका वाटर की वजह से। तो जैसे ही वाटर उड़ेगा तो ग्रीन कलर भी खत्म हो जाएगा और फेरस सल्फेट किस कलर में आपको मिलेगा? ये मिलेगा डर्टी व्हाइट कलर। कैसा? डर्टी। डर्टी मतलब गंदा, सफेद है पर वो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। ठीक है, जैसे सफेद कपड़ा थोड़ा सा गंदा हो जाता है वैसे ही व्हाइट कलर है लेकिन वो डर्टी दिख रहा है, उस टाइप का कलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका ये हो गया रिएक्शन FeSO4.7H2O। जब इसको हम हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका, देखिए गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे आपका G लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये गैसियस फॉर्म में है। राइट, तो ये इवेपोरेट हो जाता है, आपको मिलता है फेरस सल्फेट। तो ये जो ग्रीन कलर था ये आपका हो जाता है डर्टी व्हाइट कलर, आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाते हैं। ठीक, अगर आप इसका फर्दर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा और जो प्रोडक्ट उसके बाद बनेगा वो मिलेगा आपको रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, क्या बनेगा? रेडिश ब्राउन कलर।
इसके साथ ही रेडिश ब्राउन कलर किसका है, फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3। इसके साथ ही बहुत ही सड़ा हुआ गंध मिलेगा, पंजेंट स्मेलिंग गैसेस का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो पंजेंट स्मेलिंग गैसेस हैं वो है SO2 और SO3। देखिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पंजेंट स्मेलिंग गैसेस कौन कौन से हैं। जैसे जैसे आपको मैं मिलता जाता है मैं आपको बताता जा रहा हूँ और आप उसको याद रखें। ठीक है, अब एग्जाम में देखिए कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये ग्रीन सब्सटेंस था, उसको हीट किया गया तो वो डर्टी व्हाइट कलर का हो गया, उसको और ज्यादा हीट किया गया तो उसका कलर चेंज हो गया रेडिश ब्राउन में, और साथ में ही पंजेंट स्मेल आने लगा। इसका एक रिएक्शन लिखिए। तो इसका रिएक्शंस लिखिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ग्रीन से आपका डर्टी व्हाइट कलर हो गया यहाँ पे, और फिर ये जो डर्टी व्हाइट कलर के बाद आप ये लिखेंगे FeSO4 को और हम हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक क्लोराइड में जो कि सॉलिड है, और दो गैसेस बनेंगे SO2 और SO3। और ये दोनों जो है आपके पंजेंट स्मेलिंग गैसेस है, जिससे बहुत ही गंदा महक आता है, सड़ा हुआ महक आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन कि FeSO4 को आप हीट कर रहे हैं तो Fe2O3 बना, SO2 बना, SO3 बना। एक से आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, ये भी आपका क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल हम देखते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट बोलिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, दोनों सेम ही है, NaHCO3। अब जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं और टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगता है, तब क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाई ऑक्साइड में। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने में। क्या बनाने में, बेकिंग सोडा। और ये जो बेकिंग सोडा है इसको जब हम लोग डालते हैं तब केक फूलता है। क्यों फूलता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो गैस है इसकी वजह से क्या होता है, वो स्पंजी हो जाता है, केक जो आपका स्पंजी हो जाता है। फिर हम लोग कल देखे थे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अगर हम हीट कर दें तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, सॉरी क्विक लाइम बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ठीक है, तो एक आपका रिएक्टेंट है, इससे आपके दो प्रोडक्ट बने, इसलिए ये क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये क्यों डिकम्पोज हो रहा है, हीट की वजह से, इसलिए इसका नाम हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिले उसको हम हीट कर दें, हीट करेंगे तो वाटर मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। राइट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लेड नाइट्रेट है आपका है, इसको अगर आप हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को, तो इसको जैसे ही आप हीट करेंगे क्या होगा कि लेड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और आपका ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। अब इसमें क्या है कि ये जो आपका गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका पंजेंट स्मेलिंग गैस है। कैसा है, सड़ा हुआ। तो अभी आज आज आपको 3 गैसेस ऐसे मिल गए जो पंजेंट स्मेलिंग है, SO2, SO3 और NO2। राइट, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए 2 ऐसे रिएक्शन लिखिए जिसमें पंजेंट स्मेलिंग गैसेस का फॉर्मेशन होता है, तो एक आपका हो जाएगा FeSO4 का थर्मल डिकम्पोजिशन और दूसरा आपका हो जाएगा लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। दोनों ही केस में पंजेंट स्मेलिंग गैसेस का फॉर्मेशन होता है। राइट, और एक इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का जो है यूज होता है, ये डिकम्पोजिशन, ये जो रिएक्शन है इसका यूज होता है लैब में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस करना हो तो पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से KCl का फॉर्मेशन, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, ये जो मेथड है इसका यूज किया जाता है लैब में, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है ये। इसी मेथड के थ्रू ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है लैब में। राइट, तो इन सब में आप देखिए रिएक्टेंट आपके एक ही है, सारे के सारे रिएक्शन में
एक एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हर केस में 2 या फिर उससे अधिक है। जैसे इस केस में 1 2, इस केस में 1 2 3, इस केस में 1 2, इस केस में भी 1 2 और इस केस में 1 2 3। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का? एक रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होकर के डिकम्पोजिशन होकर के 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बने। तो सिंगल रिएक्टेंट और 2 और मोर प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर वो हीट की वजह से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सारे थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं, क्योंकि सब में आपको जब तक अगर आप हीटिंग नहीं करेंगे तो ये डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं, राइट। तो इन सब केसेस में हीटिंग किया जा रहा है तो ही थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसीलिए ये सारे रिएक्शन जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या है? अगर कोई डिकम्पोजिशन किसी सब्सटेंस का हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के वजह से, इफ ए डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। लाइसिस का मतलब आप लोग जानते हैं ब्रेकडाउन, और किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, राइट। अब देखिए इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या है? वाटर का जो है इससे हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो जैसे ही हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, ठीक। फिर अगर हम हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर वेपर बना लेगा, ठीक है। पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होगा और वाटर मॉलिक्यूल वापस रिलीज हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अगर ये चाहें तो आप लोग इसको करके देख भी सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? आपको एक मग ले लेना है, मग में आपको होल बना देना है नीचे 2 ठो, है ना। ड्रिलर से आप होल बना दीजिए और फिर उसमें आप लगा दीजिए रबर स्टॉप। इस रबर स्टॉपर में आप कनेक्ट कर दीजिए इलेक्ट्रोड्स, 2 ठो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दीजिए, राइट। और इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दीजिए आप बाहर के बैटरी से, ठीक। बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और इसमें एक स्विच लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? इस मग में पानी भर देंगे, इतना पानी भर देंगे कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो टोटली इमर्स हो जाएं, डूब जाए, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे? 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, राइट। 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें पानी पूरा भर लेंगे। जैसे यहाँ पे खाली दिखा रहा है, खाली नहीं होना चाहिए, पूरा भर लेंगे। भर करके उसको उल्टा इसके ऊपर रख देंगे। इसको पैक नहीं करना है, इसके ऊपर रख देना है, ऐसे रख देना है कि वो उस पर खड़ा रहे, राइट, उल्टा। अब इन्वर्टेड इसको इसके ऊपर रख देना है, उल्टा रख देना है। उसके बाद क्या करेंगे? स्विच को ऑन करेंगे। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रोड्स पर से बबल बनना शुरू हो रहा है। जैसे बबल दिखाई दे रहा है आप लोग को, है ना, ये बबल बनना शुरू हो जाता है, राइट। अब ये जो बबल फॉर्मेशन होता है तो ये क्या करता है? बबल तो ऊपर की ओर ही जाएगा। अब यहां से पानी को ढकेल करके ट्यूब में से बाहर कर देता है, ठीक। ये बबल आया कहां से? बबल कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। तो ये बबल जहां से आ रहा है वो है वाटर। अब इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रहा है तो वाटर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने की वजह से बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। आया बात समझ में? अब जैसे ही बबल का फॉर्मेशन होगा तो ये यहाँ टेस्ट ट्यूब में ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा और पानी इस रास्ते निकलता चला जाएगा, ठीक। अब कुछ देर बाद हम देखेंगे तो ये जो लेवल देखिए आप, तो जो एनोड है, एनोड पे जो जितना आपका गैस बना है उसका ठीक डबल जो गैस का फॉर्मेशन इवोल्यूशन जो हुआ है वो आपका कैथोड पे हुआ है। ये एनोड है आपका और ये कैथोड है। तो कैथोड पे जितना गैस का फॉर्मेशन हुआ है वो एनोड से डबल के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि कैथोड पे डबल गैस बन रहा है। हमको पता है कि हाइड्रोजन, ये वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम, ठीक। इसी वजह से यहाँ पे ये आपका एनोड पे क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है और कैथोड पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बन रहा है। अब क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में है इसलिए वो ज्यादा वॉल्यूम ले रहा है।
आया बात समझ में? तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, एनोड पे हाइड्रोजन रिलीज होना शुरू हो जाता है और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन रिलीज होना शुरू होता है। एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन, राइट। तो यहां पे हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, किसका, वाटर का। ठीक है, अब हम कैसे श्योर होंगे कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, एनोड वाले में ऑक्सीजन है और कैथोड वाले में हाइड्रोजन है, कैसे श्योर होंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस ट्यूब को हम इस प्रिंटर के सामने खोलें, यानी कि या फिर लैंप के सामने खोलें, तो इसमें से जो गैस निकल रहा है वो उसमें पॉपअप होना शुरू होगा, पॉपअप साउंड आना शुरू होगा, जो कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है कि वो जब इसको हम लैंप के सामने लाते हैं या फिर फ्लेम के सामने लाते हैं तो हाइड्रोजन पॉपअप साउंड के साथ बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है, राइट। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन है, अगर बंद बंद हो रहा है लैंप आपका ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसके सामने अगर हम इसको टेस्ट ट्यूब को ओपन करेंगे तो लाइट हो जाएगा, मतलब जलने लगेगा वापस। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ही सपोर्ट करता है बर्निंग प्रोसेस को। तो ये दो, इससे ये सिद्ध हो, ये प्रोसेस से ये सिद्ध होता है कि आपका जो कैथोड में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है और एनोड वाले टेस्ट इलेक्ट्रोड से आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ है, और ये रिएक्शन आपका इसमें कुल मिलाकर के हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ है, दो वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। ठीक है, अब कोई भी डीकम्पोजिशन अगर लाइट के वजह से हो तो उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, राइट। क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। हम लोग ने फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन भी देखा था, जिसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा था, हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। याद होगा आपको, हाइड्रोजन और क्लोरीन के गैस के रिएक्शन कब होता है, लाइट के प्रेजेंस में, तो कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन भी रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का, जहां फोटोलाइसिस का, यानी कि लाइट की वजह से ब्रेकडाउन हो जाना। तो ये हमारा देखने को मिलता है सिल्वर क्लोराइड के केस में और सिल्वर ब्रोमाइड के केस में। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का जो कलर होता है वो आपका होता है व्हाइट, ये याद रखिए, दोनों आपके किस कलर के होते हैं, व्हाइट। ठीक है, अब आप लोग को ये अभी पता नहीं है शायद, लेकिन अभी आगे पढ़ने को मिलेगा कि सिल्वर जो होता है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसका रिएक्टिविटी बहुत कम है। जैसे ही इस पे लाइट पड़ता है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सिल्वर का कलर ग्रे और क्लोरीन गैस है, गैस जो है आपका रिलीज हो जाता है, राइट। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, व्हाइट कलर का होता है जैसे इस पे लाइट पड़ता है। ठीक है, ये सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रोमीन जो है आपका उड़ जाता है, राइट, एयर में निकल जाता है। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से अगर आपको सिल्वर क्लोराइड दे दिया जाए या फिर सिल्वर ब्रोमाइड दे दिया जाए, तो आपको ऐसे कंटेनर में इनको रखना है जिसमें लाइट ना पहुंचता हो। डार्क कंटेनर लेंगे ताकि लाइट अंदर ना जाए। अगर लाइट अंदर चला गया तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों जो आपके कंपाउंड हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सिल्वर में। आया बात समझ में? इसीलिए कभी भी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कंटेनर में ही रखते हैं। और यही जो इसका प्रॉपर्टी है, व्हाइट कलर ग्रे कलर में चेंज हो जा रहा है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइट के प्रेजेंस में इसका जो कन्वर्जन हो रहा है, उसी वजह से इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। किसमें, फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसी चीज सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो कंप्लीट हुआ। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। होपफुली आप सब लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे भी और चैप्टर्स के लिए और वीडियोज के लिए जुड़े रहें। सारा का सारा चैप्टर मैं अपलोड करने वाला हूँ वन बाय वन। थैंक यू, आपने टाइम दिया उसके लिए, थैंक यू वेरी मच।